हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द अंडरडॉग्स आचार्य और मेरा नाम है राव अनूप सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स 25 मई को हो चुका है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा साइंस एंड टेक के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता था, क्या किसी क्वेश्चन में कोई गेस वर्क लगाया जा सकता था, और उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, इजी थे, मीडियम थे, डिफिकल्ट थे, और कहाँ से पूछे गए थे। तो इन सब बातों पे हम आज डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे पूरे वीक में अलग अलग सेक्शन को, अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम है रावनूप सिंह और मैंने 5 बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया है। उसके अलावा मैंने एक बार यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है और 3 बार स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया है। और मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, माइक्रोटेक एंड स्टडी आईक्यू में भी जॉब की है। उसके अलावा ये सभी एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं। आप पॉज करके देख सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर एग्जाम डिस्कशन। पास सेट ए है जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक का है वो क्वेश्चन नंबर 41 है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, जो कि अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि गवर्नमेंट का इतना एम्फेसिस है इस टाइम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे। बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, नेशनल मिशन एक्सेट्रा। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे क्वेश्चन पूछा जाना लाजमी है। और यहाँ पे आपको कोई गवर्नमेंट स्कीम ना पूछ के सीधा आपसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के कुछ बेसिक्स पूछ लिए गए हैं। सो लेट्स सी के क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के व्हीकल्स के नाम दिए गए हैं: फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स एंड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि इनमें से ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स कौन से हैं। अब जो भी एस्पिरेंट्स थोड़ा सीरियस होके प्रिपेयर कर रहे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं या तो अपने स्टैटिक में या करंट अफेयर्स में इसको पढ़ा होगा। ओके, सो लेट्स सी क्या है। तो अल्टरनेट पावर ट्रेन व्हीकल्स वो व्हीकल्स होते हैं जो कि उस एनर्जी सोर्स एंड प्रोपल्शन सिस्टम को यूज करते हैं। एनर्जी सोर्स जहां से किसी व्हीकल को एनर्जी मिलती है, और प्रोपल्शन सिस्टम उसको चलाने वाला जो मैकेनिज्म होता है उसको कहते हैं प्रोपल्शन सिस्टम। जो कि एक कन्वेंशनल हमारा जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है ना, जो हमारा पेट्रोल डीजल वाला इंजन होता है, उससे अलग किसी भी मैकेनिज्म को जो व्हीकल यूज करता है उसको अल्टरनेट पावर ट्रेन व्हीकल कहा जाता है। ओके, और इनको हाँ, फोसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। सो अब आप सोच रहे हो ये पावर ट्रेन क्या होती है। तो पावर ट्रेन जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, कोई भी ऐसी चीज जैसे कि एनर्जी, जैसा ऊपर मैंने बताया, एनर्जी सोर्स जैसे कि इंजन, एंड प्रोपल्शन सिस्टम जैसे कि डिफरेंशियल एक्सल, ये शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट्स, क्लच एंड ट्रांसमिशन, ये सब चीजें मिलके एक पावर ट्रेन बनाते हैं। सो ये कन्वेंशनल पावर ट्रेन है जिसमें कि आपका इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि पेट्रोल और डीजल का इंजन लगा हुआ है, और आपकी ये नॉर्मल एक पावर ट्रेन है। बट ऑल्टरनेट पावर ट्रेन क्या होगी, आइए अभी देखते हैं। सो ऑल्टरनेट पावर ट्रेन होगी एक नॉन ट्रेडिशनल सिस्टम। नॉन ट्रेडिशनल सिस्टम यानी कि वहां पे इंजन की जगह जो एनर्जी मिलेगी वो आपको मिलेगी या तो इलेक्ट्रिसिटी से या हाइड्रोजन से, या हाइब्रिड सिस्टम जिसमें कि इलेक्ट्रिक और पेट्रोल डीजल दोनों चीजें यूज होती हैं। सो अभी हम देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं ऑल्टरनेट पावर ट्रेन व्हीकल्स के। ओके, सो सबसे पहले होते हैं हमारे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे कि अपनी टाटा नेक्सॉन आती है जिसमें रिचार्जेबल बैटरीज लगी होती हैं, जिसको हम जनरली रात को चार्जिंग में लगा के छोड़ देते हैं, सुबह उठ के अपना ऑफिस चले जाते हैं। उसमें इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर होती है। सो एक अल्टरनेट पावर ट्रेन व्हीकल हो गया ये भी। दूसरा होता है हमारा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि आपका इंटरनल कंबशन इंजन तो होगा ही, पेट्रोल डीजल का जो भी इंजन है वो तो आपका होगा ही, उसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी दी होगी, और उस मोटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया होगा जिसे हम रात को बिजली में लगा के सोते हैं। एक बैटरी भी दी होगी जिसे हम प्लग करके चार्ज कर सकते हैं। और जब इसे थोड़े बहुत डिस्टेंस के लिए चलाना होता है तो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पे चलाते हैं, और जब इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चलाना होता है तो हम इसको पेट्रोल या डीजल पे चलाते हैं। इसको कहते हैं प्लग इन हाइब्रिड, नाम में ही है प्लग इन। अब आता है तीसरा, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होगा, इसमें
प्लग इन करने वाला जो ऑप्शन है वो नहीं होता, और यहाँ पे आपकी जो बैटरी चार्ज होगी इलेक्ट्रिक मोटर को रन करने के लिए, वो बैटरी या तो इंजन से या रिजेनरेटिव ब्रेकिंग, यानी कि या तो आप ब्रेक लगाएंगे तब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उससे वो बैटरी चार्ज होगी, या फिर इंजन की मूवमेंट से वो बैटरी चार्ज होगी। इनको हम प्लग नहीं कर सकते। इनका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आपकी टोयोटा प्रियस, जो कि इंडिया में तो बहुत महंगी है, बट विदेशों में वो एज ए टैक्सी चलती है और उसकी माइलेज वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ये जो व्हीकल्स है ना, ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, नया नहीं है बट यूनिक है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है और रॉकेट की तरह नहीं यूज किया जाता। यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाता है। जब उसको कंबाइन करते हैं तो वो उसमें एज अ बाय प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एंड दूसरा जो उसमें एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है वाटर वेपर। कोई इसमें एमिशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वेपर। और इस इलेक्ट्रिसिटी से आपकी जो कार की मोटर है वो रन करती है और आपकी कार चलती है। इसके कुछ एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स है, टोयोटा मिराई एंड Hyundai नेक्सो। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, यानी कि इसमें फ्यूल सेल भी है एंड इट इज समहाउ आल्सो अ हाइब्रिड। तो देखते हैं कि ये क्या है। तो इसमें फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, यानी कि जो ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी थी हाइड्रोजन फ्यूल सेल, उसको एक बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक सिस्टम, यानी कि यहाँ तो आपका फ्यूल सेल से सीधा मोटर को एक इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी, यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी एक बैटरी में स्टोर कर दी जाती है और उससे इस कार को पावर मिलती है। सो हमने चार टाइप के सिस्टम देखे। सबसे पहले हमारा बैटरी इलेक्ट्रिक, देन हमारा प्लग इन हाइब्रिड, फ्यूल सेल एंड देन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इनके पावर सोर्स और इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। अब इनके बेनिफिट्स हैं, आपको सबको पता होगा, एमिशन नहीं होता, फॉसिल फ्यूल्स पे रिलायंस नहीं होता, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी होती है, ऑल दिस स्टफ। ओके, सो यहाँ से अब जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे फुल बैटरी लाइफ आंसर हमारा क्लियर है कि ये जो तीनों हैं, तीनों के तीनों ऑल्टरनेट पावर ट्रेन व्हीकल्स हैं। और इसमें गैस वर्क कुछ नहीं था। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, आपने अपना साइंस एंड टेक का स्टैटिक ठीक से किया है, एक बार भी अगर आपने इसको कहीं रीड किया है तो आप एग्जाम में इसको इजीली रिकॉल कर सकते हो। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स मॉडरेटली इजी क्वेश्चन, आराम से हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार यूपीएससी ने एक और चीज कर रखी थी, उन्होंने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को दिया हुआ था। पहले 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, देन नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पॉलिटी के, देन ज्योग्राफी के। सो ढूंढने में थोड़ी मुश्किल नहीं हुई। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी कि ड्रोन्स के बारे में। अब यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं। All types of UAVs can do vertical landing. All types of UAVs can do automated hovering. And all types of UAVs use battery only as a source of power supply. अब ये तो आपको YouTube पे या कहीं पे भी कोई भी टीचर, हर किसी जो शॉर्टकट्स बताते हैं वो आपको बताएंगे कि जहाँ पे भी ऑल लिखा हुआ हो, जहाँ पे इस तरह की डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स हो, वो जनरली उन क्वेश्चंस को डिकोड करना आसान होता है, जो कि बात सही भी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सही होता है। यहाँ पे भी वही है कि हाँ, तीनों में बहुत ही डेफिनेटिव से वर्ड दिए हुए हैं कि ऑल ऑल ऑल, जो कि बहुत कम सही होते हैं। सो तीनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। सो अब हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। इन स्टेटमेंट्स को हम एनालाइज करेंगे। ओके, सबसे पहले तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता क्या है, तो नाम से ही क्लियर है। अनमैन्ड यानी कि जिसमें कोई इंसान ना बैठा हो, एरियल यानी कि हवा में उड़ने वाला, और व्हीकल मतलब व्हीकल। ओके, सो कॉमन इनको हम कॉमनली ड्रोन भी कहते हैं, और ये वो एयरक्राफ्ट सिस्टम होते हैं जिनको एक ह्यूमन पायलट ऑन बोर्ड, इसमें ग्राउंड पे पायलट होता है ऑन बोर्ड, जैसे नॉर्मल प्लेन के अंदर पायलट बैठा होता है वैसे यहाँ पे पायलट नहीं बैठा होता। और इनको रिमोटली कंट्रोल किया जाता है एक ऑपरेटर के थ्रू, या फिर ये ऑटोनॉमसली भी उड़ सकते हैं, जैसा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया के जो कामिकाजे ड्रोन्स थे उनको छोड़ दिया गया और वो वहां पे ऑटोनॉमसली अपने आप पाकिस्तान के ऊपर चक्कर लगाते रहे। और जैसे इनका रडार एक्टिवेट हुआ, उन्होंने रेडिएशन को डिटेक्ट किया एंड डाइव बॉम्बिंग करके वहां पे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो ये ऑटोनॉमसली भी उड़ सकते हैं, और कुछ सेमी ऑटोनॉमस भी होते हैं, यानी कि टेक ऑफ, सिर्फ एक कमांड दिया खुद टेक ऑफ कर जाएगा, फिर टेक लैंडिंग की कमांड दी खुद लैंड कर जाएगा। सेमी ऑटोनोमस भी होते हैं।
ओके। सो इनके फीचर्स हैं, दे आर यूज्ड फॉर सर्वेलेंस, जासूसी के लिए, डिलीवरी के लिए। विदेशों में अमेज़न अब ड्रोन्स यूज़ करने लग गया है डिलीवरी के लिए, डिलीवरी बॉयज़ की जगह। मिलिट्री ऑपरेशंस, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़कने के लिए भी इनको यूज़ होता है। और शादियों में जब हम जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी में भी इनका यूज़ किया जाता है। अब इनको बैटरी से भी पावर किया जा सकता है। शादियों वाले जो ड्रोन होते हैं या छोटे ड्रोन्स होते हैं वो बैटरी पावर्ड होते हैं। गैसोलीन इंजन्स जो बॉम्बर ड्रोन्स होता है, जैसे हम इंग्लिश फिल्मों में देखते हैं, जो यूएस के ड्रोन्स होते हैं, जो प्रीडेटर ड्रोन्स होते हैं, दे दे हैव गैसोलीन इंजन्स। और कुछ में हाइब्रिड सिस्टम भी होते हैं जो कि दोनों चीजें यूज करते हैं। एंड देन देयर इज सोलर एनर्जी पावर्ड ड्रोन्स, जैसा कि इंटरस्टेलर मूवी देखी थी, उसमें जो ड्रोन था जिसमें वो कहता है कि इट कैन पावर द होल फार्म। सो दैट वाज अ सोलर एनर्जी ड्रोन। और इनके जो टेक ऑफ और लैंडिंग वगैरह होती हैं तो वो दोनों टाइप की होती हैं, नॉर्मल एरोप्लेन की तरह रनवे पे दौड़ के भी, और सीधा डायरेक्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग भी होती है। सो जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग वाले होते हैं, आगे देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी, ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। ओके। सो दिस इज रॉन्ग। ये तो हमने देखी हैं वीडियो क्लिप्स हर जगह पे। जो प्रीडेटर ड्रोन्स ही ले लो आप, यूएसए के जो बॉम्बिंग वाले ड्रोन्स होते हैं, उनको रनवे चाहिए होता है एंड उड़ने के लिए, टेक ऑफ के लिए। सो वो वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर पाते। तो यहीं पे गलत हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने देखा कि ड्रोन्स को कैटापुल्ट से, यानी कि वो एक गुलेल टाइप सिस्टम था, ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, और उस प्लेटफॉर्म पे से इस तरह से प्लेटफॉर्म था, उस पे ऐसे टायर लगे हुए थे, एंड यहाँ से ड्रोन्स को ऐसे पुश करके उड़ाया जा रहा था। सो दैट वाज कैटापुल्ट सिस्टम। ओके। सो यस। तो अब जो क्वाडकॉप्टर होते हैं, जो शादियों में होते हैं या फिर एग्रीकल्चर वगैरह में यूज होते हैं, दे कैन डू वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी कि जिनमें हेलीकॉप्टर जैसे पंखे लगे होते हैं, रोटरी विंग ड्रोन्स जो होते हैं, वो आपकी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। अगेन, अगर आपने इंग्लिश फिल्में देखी हैं तो आप इसको आराम से आंसर कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं पता ऑल वगैरह वाली, तो अगेन जो प्रीडेटर ड्रोन्स या फिर जो बॉम्बिंग वाले ड्रोन्स होते हैं, वो सब होवर नहीं कर पाते। वो क्योंकि एरोप्लेन वाले ही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, और उनको फॉरवर्ड मोशन चाहिए होता है ताकि उनके विंग्स के नीचे से हवा निकलती रहे और लिफ्ट जनरेट होती रहे। उनके लिए हवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट जो हेलीकॉप्टर या क्वाडकॉप्टर टाइप ड्रोन्स होते हैं, जिनमें की रोटरी वो पंखे लगे होते हैं, दे कैन हवर, शादियों में जो यूज होते हैं। ओके। नेक्स्ट इज ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर। अब यहाँ पे आपके दो वर्ड आ गए, ऑल टाइप्स एंड ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर। तो ये अपने आप आपको पता है गलत है, क्योंकि छोटे ड्रोन्स में बैटरीज यूज होती हैं, बट जो बड़े डिफेंस वाले ड्रोन्स होते हैं, दे आर run on aviation fuel. Okay, so none of the statements is correct. यहाँ पे गेस वर्क अगेन, अगर आपको नहीं पता कि यूएवी क्या होता है, ओके, अगर आपको, मतलब आप बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ के गए, आप गए हो कि हाँ मैं वहां पे तुक्के मार के और आंसर करके आऊंगा, तो भी आप इसको आंसर कर सकते हैं सिंपल कॉमन सेंस से। ऑल ऑल ऑल, तो यहाँ पे सीधा ये गलत हो गया। ओके। सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से किया जा सकता था, इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं थी। इट वाज वेरी इजी। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन the question is about electric vehicles and their battery systems. Okay, so यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है कि कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम एंड निकल, चार आपको नाम दिए गए हैं, और इनको, इनमें से कौन से एलिमेंट्स कैथोड्स, ईवी की जो बैटरीज होती है उनके कैथोड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं। और अगेन यहाँ पे यूपीएससी ने जो अभी 2022 से नया 23 से सॉरी नया जो पैटर्न शुरू किया, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ताकि आप एलिमिनेशन ना कर पाओ, ये किया है। सो लेट्स सी कि क्या है। इस क्वेश्चन को एक बार देख के आपको डर लगेगा। सो ठीक है, दिस क्वेश्चन इज स्केरी, कि आप कहोगे कि ऐसे क्या मैं एक एक बैटरी की कॉम्पोजिशन याद करूंगा कि किसमें कोबाल्ट है, किसमें निकल है। सो लेट्स सी।
क्या होता है। ओके, अब मान के चल रहे हैं कि आपने जब अपनी प्रिपरेशन की होगी, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, तो आपने एक डिसेंट लेवल ऑफ स्टडी की होगी, तो आपको पता होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स बैटरीज में यूज होते हैं। बेशक आपको ये ना पता हो कि कैथोड पे कौन सा यूज होता है, एनोड पे कौन सा यूज होता है, बट स्टिल आपको पता होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं। ओके, सो EV vehicle batteries, particularly lithium ion batteries, have two main I mean, obviously not just EV vehicle battery, हर बैटरी में एक एनोड होता है जो कि नेगेटिव होता है और एक कैथोड होता है जो कि पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैथोड का। ओके, कैथोड्स इन ईवी बैटरी मेटल ऑक्साइड से बने होते हैं, जिनमें कि कोबाल्ट, इसका ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपने एक डिसेंट लेवल ऑफ स्टडी की है, अगर आपने ठीक से प्रिपरेशन की है, तो भी आपको इस क्वेश्चन को देख के डर लगा होगा। सो एक एक्सप्लेनेशन इसकी देख लो, और ये जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, जो केमिकल टर्म्स है, ये याद करने का, रटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कितना याद करोगे, किस किस चीज का, किस किस एलिमेंट का याद करोगे। सो इस पे जो लेवल ऑफ रिटर्न है ना आपकी मेहनत का, वो इतना ज्यादा नहीं है। ओके, सो हर एक एलिमेंट को किसका क्या, अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री पता है कि हाँ मेटल आयंस या मेटल ऑक्साइड पॉजिटिव होते हैं, या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आपको एक केमिस्ट्री की एक बेसिक नॉलेज है स्कूल लेवल की। अदरवाइज ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, सो कोबाल्ट जो है वो बहुत वाइडली यूज होता है, एंड इसकी लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड एंड निकल मैग्नीज कोबाल्ट बैटरीज में यूज होता है। इसके बाद इंडिया में लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड बैटरीज यूज होती है हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप एटसेट्रा में। एंड जो हमारी निकल मैग्नीज कोबाल्ट बैटरीज यूज होती हैं वो हमारी यूज होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ओके, स्पेशली टू व्हीलर्स में, बिकॉज उनकी एनर्जी डेंसिटी और कॉस्ट इसकी वजह से। नेक्स्ट है आपका निकल। तो निकल रिच कैथोड, नेक्स्ट है आपका निकल। तो इसमें भी हमारी NMC और NCA दो टाइप की बैटरीज होती हैं, और अगेन ये भी ईवीज में यूज होता है। और तीसरा हमारा लिथियम। लिथियम तो सबको ही पता है कि बैटरीज में यूज होता है, बट यहाँ पे अगर आप गैस वर्क करना चाह रहे हो, मतलब आई वोंट सजेस्ट कि आप हर क्वेश्चन में गैस वर्क करो, क्योंकि हमें रणबीर अलावादिया नहीं बनना है, हमें उड़ते तीर नहीं पकड़ने हैं। और वैसे भी कट ऑफ आजकल बहुत कम होती है यूपीएससी की। पहले 2015-16 तक कट ऑफ जो होती थी वो आई थिंक 120 125 इस तरह होती थी, बट अब कितना 70 75 80 मार्क्स इतनी कट ऑफ होती है। सो आपको उड़ते तीर नहीं पकड़ने हैं, डोंट बी रणबीर अलाहाबादिया, स्पेशली इन द यूपीएससी एग्जाम। पर्सनल लाइफ में बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ग्रेफाइट जो है वो हमेशा एनोड में यूज होता है, नेगेटिव साइड ऑफ लिथियम आयन बैटरी में। ओके, सो इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि लिथियम आयंस या मेटल ऑक्साइड आयंस जो हैं दे मूव जब हम उसको चार्ज करते हैं, एंड दे आर स्टोर्ड इन ग्रेफाइट। ओके, एंड इट होल्ड्स दीज लिथियम आयन, जो कि जब हम बैटरी को यूज करते हैं तो उस समय समय पे ये यूज होते हैं। अब आप कैस वर्क कैसे कर सकते थे? तो सबसे पहले आपको देखना है कैथोड। अगर आपको पता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके, एंड इट ऑफन इन्वॉल्व्स मेटल ऑक्साइड्स पॉजिटिव टर्मिनल पे। ओके, सो अब दूसरी चीज आपको देखनी है कि आपको ऑप्शन में तीन मेटल्स दिए गए हैं, कोबाल्ट, लिथियम एंड निकल। उसके अलावा ग्रेफाइट जो है दैट इज नॉट अ मेटल। ओके, सो यहां से आप बिल्कुल फंसे पड़े हो कि पेपर ही आपका 50 नंबर का हुआ है, तो आप ये गैस वर्क कर सकते हो, ठीक है, कि तीनों मेटल हैं, तो यही आंसर होगा, ओनली थ्री। ओके, सो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू नो देन यू नो, इफ यू डोंट नो देन यू डोंट नो। बिना फालतू के पंगे इस क्वेश्चन में नहीं लेने हैं। ओके, इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना, अगेन कंसिडर द फॉलोइंग: सिगरेट बट, आई ग्लास लेंसेज, कार टायर्स, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप कितनी भी अच्छे से प्रिपरेशन करके गए हो, आपने सब कुछ पढ़ा हो, सिलेबस में कुछ भी ना छोड़ा हो, तब भी ये क्वेश्चन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से ही होगा,
अदरवाइज अगर आप सोचो कि मैं पढ़ के नहीं आया, ये तो मैंने पढ़ा नहीं, या अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप रटने बैठ जाओ कि इस चीज में प्लास्टिक होता है, इसमें नहीं होता, मुझे ये सब चीजें याद करनी है, ल्यूसेंट लेके बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं है। आज प्लास्टिक पूछा है, कल को ग्लास पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ग्लास। परसों आपसे कुछ और, अगले साल 2027 में कुछ और पूछ लेंगे, हाउ मेनी ऑफ, चार चीजों के नाम देके, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन, लेट्स से कुछ भी यार, आपका कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट। सो रटने नहीं बैठना है, कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन होगा। और अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके अंदर इतना कॉमन सेंस होगा कि आप इस क्वेश्चन को डिकोड कर सको। लेट्स से सी क्या है। तो प्लास्टिक क्या होता है, ये एक सिंथेटिक मटेरियल है जो कि पॉलीमर से बना बना होता है। पॉलीमर यानी कि लॉन्ग चेन्स ऑफ रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल को लेते हैं, उसको लैब में इस तरह से डेवलप करते हैं कि सेम मॉलिक्यूल इज रिपीटेड और एक लंबी चेन बन जाती है, एंड इट फॉर्म्स द प्लास्टिक। ओके, सो प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स। इनके लिए रॉ मटेरियल जनरली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस होता है, एंड लॉन्ग चेन ऑफ, एंड कॉमन मोनोमर्स यानी कि जो रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबसे कॉमन जो है इथाइलिन, प्रोपाइलिन, स्टाइरिन, ऑल दिस। दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स जिनको हम मेल्ट करके और बार बार रीमोल्ड कर सकते हैं, जैसे बच्चों के खिलौने बनते हैं जिससे, जो नॉर्मल हम जिसको प्लास्टिक समझते हैं कि ये प्लास्टिक है, पिघल जाएगा आग में। और दूसरा हमारा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो कि एक बार उसको शेप दे दी गई तो फिर उसको हम दोबारा से बना नहीं सकते। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेस बने होते हैं, जिससे बेकेलाइट हो गया, पीवीसी हो गया, इपॉक्सी रेजिन्स जो हमारे कारपेंट्री में यूज होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो ना, इपॉक्सी का लिक्विड डाल देते हैं और फिर वो हार्ड हो जाता है। वो यूजेस ऑफ प्लास्टिक, प्रोज एंड कॉन्स, ये सब आपको पता है। हम आते हैं हमारी स्टेटमेंट्स पे। तो सबसे पहली चीज हमको दी गई है सिगरेट बट्स। तो सिगरेट बट में जनरली हम सोचते हैं कि उसके बट जो एक वाइट पार्ट होता है उसके अंदर, वो कॉटन होता है, बट वो कॉटन नहीं होता, वो सेल्यूलोज एसीटेट होता है, जो कि एक टाइप का प्लास्टिक है। अब तुम कहोगे कि क्या हमको पता होना चाहिए कि ये सेल्यूलोज एसीटेट से बना होता है? जी नहीं, आपको बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए। अगर नॉर्मली पता है तो बहुत अच्छी बात है, रटने नहीं बैठना है। ओके, बताऊंगा क्यों। और ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली इफ इट्स अ प्लास्टिक, इफ इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। और ये 10 साल लगा देता है डिग्रेड होने में। ओके, दूसरा हमको है आई ग्लास लेंसेज, ये हमें पता है। हम जो भी चश्मा लगाता है उसको पता है कि अब जो आई ग्लास लेंसेज है वो कांच से नहीं बनते हैं, प्लास्टिक लेंसेज होते हैं। चश्मा गिर भी जाता है, कुछ और टूटते नहीं है, दैट मीन्स दे आर नॉट ग्लास। ओके, और ये सब उसके मैंने होता है, इसको हम डिटेल में रटने नहीं बैठेंगे। ओके, इट ऑल्सो कंटेन्स प्लास्टिक। और आजकल तो सभी लेंसेज में, आई ग्लास लेंसेज में प्लास्टिक आता है, ताकि उनको स्क्रैच रेजिस्टेंस बनाया जा सके, हल्का बनाया जा सके और ड्यूरेबल बनाया जा सके। और तीसरा है कार टायर्स। अब एग्जाम में ना हमारा दिमाग बहुत ही उल्टे टाइप से काम करता है, और हम सोचते हैं यार यूपीएससी मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा है। कार टायर में तो रबर होता है, वुल्कनाइज्ड रबर होता है, रबर प्लास्टिक होता है क्या? नहीं होता यार। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओके, द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज जनरली द राइट एक्सप्लेनेशन। कौन सा लॉ होता है वो? ओकम्स रेजर। ठीक है, तो कार टायर में प्लास्टिक होता है। ओके, स्टायरीन, ब्यूटाडाइन, रबर। अब इसको गैस कैसे करेंगे एग्जाम में? देखो, प्लास्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लाइट वेट है, सस्ता है और ड्यूरेबल है, तीन चीजें। अब अगर हम सिगरेट बट में कॉटन भरने बैठेंगे, तो सबसे पहले तो कॉटन को प्रोक्योर करना ही अपने आप में एक सरदर्दी है। ओके, फार्मर इश्यूज, उसको उसकी डिग्रेडेबिलिटी, खराब होना, ये सब चीजें सिगरेट कंपनीज इतनी भड़क नहीं लेंगी, और इससे सिगरेट की कॉस्ट भी बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि उसको टेक्सटाइल कंपनीज से compete करना पड़ेगा। एंड बिकॉज सिगरेट एक मास कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, सो दैट मीन्स एक कैलकुलेटेड गेस है कि उसके अंदर एक मास प्रोड्यूस्ड प्लास्टिक ही होगा। सो दैट मीन्स सिगरेट बट के अंदर आपका ये नहीं होता है, कॉटन नहीं होता है, प्लास्टिक होता है। दूसरा, आई ग्लास लेंसेज, वो आपको बता ही दिया है। और कार टायर्स, स्मार्ट गेस है कि हाँ, कार टायर्स में भी
प्लास्टिक इज इन्वॉल्व। जो भी मास प्रोड्यूस्ड मॉडर्न प्रोडक्ट्स हैं उनमें ऑलमोस्ट हर एक में प्लास्टिक जरूर होता है। ओके, सो इसमें आप आराम से ऑल द थ्री लगा सकते थे। आई नो मेरा यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है, बट मैंने भी 8 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गैस वर्क इन्वॉल्व होता है, इसी टाइप का गैस वर्क होता है। बट ये आप तभी कर सकते हो जब एग्जाम में आप घबरा ना रहे हो। इमरान खान वाली बात है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। अगर आपका दिमाग ठंडा है ना, तो ही आप ये सोच सकते हो। अगर आप एंग्शियस हो ना, तो आप उल्टी सीधी चीजें ही सोचोगे, ये ऐसे तो नहीं है, वो ऐसे तो नहीं है। अपने आप को सेल्फ डाउट करके अपने ठीक क्वेश्चंस को गलत कर दोगे। सो दिस इज हाउ इट इज, शांत रहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, झूठ नहीं बोलूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस: एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया। नाउ कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम, और उसके ऊपर से ऑप्शंस भी ऐसे, ओनली वन, ओनली टू, ऑल द थ्री, इस तरह से दिए गए हैं। तो क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। ओके, आप नहीं रट के जा सकते कि कोल गैसिफिकेशन के क्या क्या यूज होता है, उससे क्या क्या बनता है। आई मीन कॉमन सेंस है यार, कितना रट के जाओगे। सो अगेन, फंसे पड़े हो ना अगर, बिल्कुल बिल्कुल फंसे पड़े हो कि भाई 50 नंबर भी नहीं बन रहे और मारने ही हैं सट्टे तुक्के, कर सकते हो कोशिश। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हो तो भी इसको एक गैस वर्क से किया जा सकता है। लेट्स सी, किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले तो कोल गैसिफिकेशन होता क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि कोल को लो ऑक्सीजन या नो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में एक गैसिफायर में डाला जाता है और उसको हीट किया जाता है। हीट करने से फिर उसके 3 प्रोडक्ट्स निकलते हैं, मतलब सिन गैस निकलती है, जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या आ गया, हाँ, होल्ड, यस, हाँ, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन, ये 3 चीजें निकलती हैं। अब इनको किस चीज में यूज किया है? जनरली फ्यूल्स में हाइड्रोजन और मीथेन को फ्यूल के लिए यूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, सो मूविंग ऑन, अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज आपको दी गई है एथेनॉल। अब देखो यहाँ पे आपको कोल गैसिफिकेशन के बारे में पता होगा ना, अगर अगर आपने पढ़ा होगा कहीं पे कोल गैसिफिकेशन अपने साइंस के स्टैटिक में, एनसीईआरटीज में, तो ही आप इसको कर पाओगे। क्योंकि अगर मीथेन प्रोड्यूस हो रही है तो वहां से हम एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो है पहला तरीका। दूसरा, अगर आपने अपनी करंट अफेयर्स पढ़ी हैं या आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कोल टू एथेनॉल प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रही है, ताकि फ्यूल ब्लेंडिंग, गडकरी जी कहते रहते हैं 20% E20 E20। ओके, तो वो E20 के लिए जो एथेनॉल आएगा ना, वो यहीं से आएगा, वो गन्ने से नहीं आएगा। और इसका फायदा यह है कि जो कोल होता है इतना पोल्यूटिंग होता है, उसको एथेनॉल कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप ये वाला ऑप्शन है, इसको गैस कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है जो एक काउंटर इंट्यूटिव सा ऑप्शन है, नाइट्रोग्लिसरीन। सबको पता है नाइट्रोग्लिसरीन इज एन एक्सप्लोजिव। ओके, सबको पता है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो भी आपको पता होगा कि भाई ये एक्सप्लोजिव है। ओके, ग्रीन से कलर का होता है आई थिंक, और बहुत ही वॉलेटाइल होता है। जरा सा इसको जोर से हिला दो ना तो ये फट जाता है। बहुत ध्यान से इसको स्टोर करना पड़ता है। तो इट्स मेड फ्रॉम ग्लाइसरॉल। किससे बनता है किससे नहीं बनता इसमें नहीं जाएंगे, बट नाइट्रोग्लिसरीन इज एन एक्सप्लोजिव। ओके, सो इसको हम इस बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, एंड देन तीसरा हमारा जो है वो है यूरिया। सो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कोल गैसिफिकेशन, बट अगेन कहोगे सर हमें कैसे पता होगा? तो आपको इसलिए पता होगा क्योंकि आप रेगुलर न्यूज़ पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो वहां से आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जो है वो यूरिया फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए कोल गैसिफिकेशन का यूज करती है। ओके, और कैसे होता है आपको जो सिन गैस में से हाइड्रोजन निकली थी ना, ये इसको नाइट्रोजन के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे कि आपका यूरिया प्रोड्यूस होता है। ओके, जो लोग हरियाणा से हैं, ओके, उनको पता होगा कि पानीपत में
एक थर्मल पावर स्टेशन है। ओके। और उसी के पास पानीपत में एक गवर्नमेंट की ही यूरिया प्लांट भी है। तो आप आई I मीन इस तरह से आपको चीजों को कनेक्ट करना है। और ये सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, ये बाकी जगह भी होगा। सो दैट इज अ हिंट इन इटसेल्फ। ओके, कि ये दोनों प्लांट पास पास क्यों होते हैं। दैट्स हाउ यू डिकोड इट। तो मैंने ये पार्ट तो आपको ऑलरेडी बता दिया। सो मूविंग ऑन। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 46. What are the common characteristic of chemical substances generally known as Cl20, HMX and LLM105? ओके। ये तीन आपको नाम दिए गए हैं और आपको गैस मतलब बताना है कि इनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पहला दिया गया, ये मतलब आई लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जब हम टेस्ट बनाते हैं ना स्टूडेंट्स के लिए, तो भी इस तरह के क्वेश्चंस बनाने में मजा आता है, क्योंकि एकदम दिमाग को ना ब्लेंडर में डाल देता है ये स्टूडेंट के कि यार क्या होगा। ओके, तो हाइड्रो फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स हैं ये। ओके, एक्सप्लोजिव्स हैं जो कि मिलिट्री वेपन्स में यूज होते हैं। हाई एनर्जी फ्यूल्स हैं फॉर क्रूज मिसाइल्स, या फिर ये रॉकेट प्रोपल्शन के फ्यूल्स हैं। ओके, तो ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अगर आपको नहीं पता Cl20, मैं इसमें तुक्का लगाने का बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि तुक्का लगाने की आदत पड़ गई ना जिसको एक बार, फिर वो तुक्के ही लगाता है, वो पेपर नहीं देता। पता है तो ही करो, नहीं पता है क्रॉस करके छोड़ दो। ओके। और आई मीन सीरियस कैंडिडेट्स जो पढ़ रहे होंगे लास्ट एक दो साल के, आपने अगर करंट अफेयर्स वगैरह पढ़े होंगे, तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र होगा। अगर आप मैगजीन्स भी पढ़ रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं ये मेंशन होंगे। अगर आपको इनमें से एक भी याद होगा, HMX, ओके, सो यू कैन गेस कि ये मिलिट्री वेपन्स के एक्सप्लोजिव्स हैं। ये ना तो हाइड्रोफ्लोरो रेफ्रिजरेंट्स हैं, ना ये फ्यूल्स हैं। तो लेट्स सी, Cl20 ये भी एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। ओके। एंड अगेन HMX हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ये भी और तीसरा भी। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। ओके, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। और ऐसी गुगलीज हमेशा आएंगी आपके एग्जाम में, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। सो इसके लिए हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब इतना कर सकते हो, अगर आप पूरा साल पढ़ाई कर रहे हो और न्यूज में कुछ इस तरह के एलिमेंट्स, क्योंकि लास्ट ईयर भी था ऐसा कोई क्वेश्चन, उससे पिछले साल भी था, हर साल आता है। तो आप ध्यान रख सकते हो कि भाई ये हमारे ये जो चीज है, ये फर्टिलाइजर है या ये रेफ्रिजरेंट है या फिर ये एक्सप्लोसिव है। बट अब लिस्ट बना के हर एक को रटने नहीं बैठ सकते, क्योंकि उसमें जो आपका एफर्ट होगा और उसका रिटर्न होगा वो मिसमैच करेगा। ओके। सो डिफेंस न्यूज आर्टिकल्स में ये आए होंगे, वहां से अगर आपको याद है तो आप इसको करो। अगर नहीं याद है तो रणबीर अलाहाबादिया नहीं बनना है। एग्जाम में उड़ते तीर नहीं पकड़ने हैं फालतू में। ओके। और अगर अगर आप फंसे हुए हो, अगेन 50 नंबर ही बन रहे हैं, अभी तक क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो एक तुक्का लगा सकते हो। ऑल्दो कोई वो नहीं है ये कोई सही तुक्का नहीं है, बट स्टिल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हमारे एसी वगैरह पे लिखा रहता है R20, R22 एटसेट्रा। तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो और ये सोच सकते हो, ऑल्दो इट्स नॉट राइट, बट फिर भी सोच सकते हो कि ये भी फ्यूल है और ये भी फ्यूल है, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देता हूँ, ये बचा है। बट ये फालतू के गैस सीरियस कैंडिडेट्स ना करो, ये उनके लिए है जो एग्जाम में ऐसे बस 1 2 3 4 अक्कड़ बक्कड़ करके लगाएं। तो उससे अच्छा तो अगर तुक्के ही लगाने तो इस तरह से लगा लो। ओके। सीरियस कैंडिडेट्स, अगेन डोंट बी रणबीर अलाहाबादिया। ओके। नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा मेजोराना वन चिप के बारे में। ओके। तो तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। देखो, हर साल मैंने जितने साल प्रिपरेशन की ना साइंस एंड टेक में, क्वांटम कंप्यूटिंग टॉपिक होता था। ओके, चाइना ने कुछ किया, उसमें चाइना ने कोई सैटेलाइट छोड़ा, लिंक डेवलप किया, कुछ भी किया, क्वांटम कंप्यूटिंग हमेशा से टॉपिक होता था। और
इट हैज बीन इंट्रोड्यूस, दूसरा है Amazon वेब सर्विसेज। ओके, एंड तीसरा है आपका डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। अब देखो स्टेटमेंट 3 जो यहाँ पे है ना, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, अगर आपने जरा से बेसिक्स पढ़े हैं तो आप इसको रख सकते हो कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही है। तो अगर ये ऑप्शन आपका सही आप कर लेते हो तो आपका पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ओके, क्योंकि इसमें थर्ड नहीं है। अब अगर आपने पढ़ाई की है और कहीं ना कहीं पे ये चिप का नाम आया है, तो आपको ये भी पता होगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, यानी कि मेरी स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। ओके, तो मेरी ये दो ऑप्शंस जो हैं इनमें से एक आंसर होगा, हमारी ये भी एलिमिनेट होगी। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। Majorana chip has been introduced by Amazon Web Services। अब हुई है नहीं हुई है मुझे नहीं पता, एंड आई एम प्रिटी श्योर जो पूरा भी पढ़ के गए होंगे ना बेचारे, उनको भी नहीं पता होगा कि हुई है नहीं हुई है। तो ऐसे केसेस में अगर गैस वर्क करना है, स्मार्ट गैस वर्क हो सकता है कि जब भी इस तरह का कोई फैक्ट देता है ना यूपीएससी, ओके, वो जनरली गलत ही होता है, वो स्टेटमेंट जनरली गलत होती है। तो दो ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बाद आप इसको कर सकते थे कि इसका ऑप्शन जो है वो सी हो सकता था। ओके, सो लेट्स सी अब क्या है आगे। पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट इज अ theoretical particle that could be used in topological quantum computing। ओके, एंड इसको माइक्रोसॉफ्ट जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। अब इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय Amazon वेब सर्विसेज, ये गलत है। ओके, इट हैज बीन परस्यूड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM एंड एकेडमिक लैब्स बट नॉट AWS। ओके, एंड थर्ड वन इज आपका डीप लर्निंग। ये मैंने बताया जिसने अगर थोड़े बेसिक्स पढ़े हैं वो इस वाली ऑप्शंस को सही कर सकता है। तो इसका हम किस तरह से आंसर कर सकते हैं? बेसिक टेक AIML पता होता है। दो स्टेटमेंट्स बहुत फैक्चुअल हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपने कहीं पे इस चिप के बारे में पढ़ा है तो आप उसको करेक्ट टिक कर सकते हैं, बट सेकंड स्टेटमेंट है वो आपको फंसाएगी, और उसमें आपको क्या लॉजिक लगाना है वो मैंने आपको, इट्स नॉट लॉजिक, गैस वर्क। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ना कि ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री करके। ओके, सो नेक्स्ट वन, with reference to monoclonal antibodies mentioned in न्यूज, खुद ही बता रहे हैं कि भाई न्यूज में थी ये। ओके, तो दे आर मैन मेड प्रोटीन्स, पहली पहली स्टेटमेंट। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, दूसरी स्टेटमेंट ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस एंड दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस। ओके, अब यहाँ पे आपको अगेन ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छी बात है, ओनली वन ओनली टू नहीं किया गया है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यार आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होती हैं। ओके, एंड इनको डिजाइन किया जाता है ताकि ये बीमारी पैदा करने वाले हमारी बॉडी में जो भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं, वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, उनके साथ बाइंड कर सकें और हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकें। ओके, सो स्टेटमेंट वाइज देखते हैं। दे आर मैन मेड प्रोटीन्स, यस, डेफिनेटली दे आर मैन मेड। ओके, इनको लेबोरेटरीज में बनाया जाता है, एंड दे आर, इनका मेन पर्पस होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके रिस्पॉन्स को मिमिक करना, उसकी नकल करना, ताकि ये बीमारी पैदा करने वाले पैथोजेंस से लड़ सके। दूसरा है दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस। ये मैंने फर्स्ट में ही बता दिया आपको कि यस, यही इनका कोर फंक्शन होता है, क्योंकि इनको बनाया ही बीमारियों से लड़ने के लिए जाता है, और इनका नाम में ही एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज का यही एक ही काम होता है। ओके, इनके जीवन का एक ही पर्पज है, एक ही मकसद है।
दे टारगेट स्पेसिफिक एंटीजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर सेल्स एक्सेट्रा, ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर सके। और तीसरा है दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस। अब ये जो है ना, ये बहुत ही फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अब तुम कंफ्यूज हो सकते, तुमने नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, ठीक है, बट इट हैज बीन इन न्यूज कि इनको वायरल इन्फेक्शन जैसे कि इबोला और निपा वायरस से लड़ने के लिए यूज किया गया है। ओके, सो हाउ टू गेस दिस इन एग्जाम, बेसिक साइंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होंगे इन चीजों के। और स्टेट सेकंड स्टेटमेंट भी बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस, तो ऑब्वियसली एंटीबॉडी है, तो वो एंटीजन से बाइंड करके और उससे इम्यून रिस्पॉन्स ही ट्रिगर कर पाएगी, इसका और कोई काम नहीं है। तो पहली दो स्टेटमेंट्स इजी हैं। बट स्टेटमेंट थ्री जो है वो आपको हो सकता है ना पता हो, बट अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इस पे, बीमारी वगैरह पे जो भी फैल रही है, तो आप वहां पे कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि इबोला और निपा वायरस को कंट्रोल करने के लिए, उससे लड़ने के लिए इनको यूज किया गया है। ओके, बाकी कोई ऐसे श्योर शॉर्ट गैस वर्क नहीं है इसमें, एक लीप ऑफ फेथ ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, 1 and 2 एंड 1 2 and 3। ओके, इन दोनों को तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं, तो इन दोनों में से एक चूज करना है, तो 50% एक्यूरेसी है, आप 1 2 and 3 चूज कर सकते हो। आई नो यहाँ बैठ के बोलना आसान है, एग्जाम में अलग सिचुएशन होती है, डर लगता है, बट रिस्क लेने पड़ते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इजी भी नहीं कहूंगा मैं इसको, इसको वेरी 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 इजी कहेंगे। ओके, ये फ्री के मार्क्स है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स। दूसरा है नो वायरस कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, एंड नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन होस्ट सेल्स। अब अगर आपको नहीं पता कि बायोलॉजी कैसे काम करती है, वायरस कैसे काम करते हैं, बैक्टीरिया कैसे काम करता है, तो भी आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स दी गई है, नो वायरस नो वायरस नो वायरस। ओके, देर आर मिलियंस इफ नॉट बिलियंस ऑफ वायरसेस, उनमें से अगर एक भी ओशन वाटर्स में होता होगा, या एक भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता होगा, या एक भी सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी को चेंज कर सकता होगा, तो भी ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं। ओके, बट चलो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले वायरस, वायरस क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होता है विच कैन रेप्लिकेट ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स। यानी कि वायरस खुद में जीवित है या नहीं है, ये एक डिस्कशन का इशू है, बट वायरस रेप्लिकेट यानी कि वो रिप्रोड्यूस, अपने आप को मल्टीप्लाई तभी कर सकता है जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर हो। ओके, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, कुछ भी अपने आप से, जैसे कि ह्यूमंस या बैक्टीरियाज विदाउट आउटसाइड हेल्प खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वायरस ऐसा नहीं कर सकता। तो कुछ लोग कहते हैं कि वायरसेस आर नथिंग बट नेचुरल केमिकल्स। ओके, सो जो कि ह्यूमन बायोलॉजी को या फिर लिविंग बायोलॉजी को ऑल्टर कर सकते हैं, दैट्स वाई वो लिविंग भी समझे जाते हैं। इस तरह की डिस्कशंस होती हैं जनरली। दूसरा, ओशन वाटर आपको पता है, बैक्टीरिया आपको पता है। ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी क्या होती है, तो ये प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारा सेल डीएनए को रीड करता है, डीएनए में भी इंफॉर्मेशन होती है, और उसको रीड करके आरएनए और प्रोटीन्स बनाता है, जो हमारे वेरियस बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं या उनको मेंटेन करते हैं। तो लेट्स, जब भी वायरस आपको इन्फेक्ट करता है ना, तो वो इसी फंक्शन को हाईजैक करता है। ओके, हर स्टेटमेंट को का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, ऐसा सही नहीं है। ओशन तो लाइफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ऑब्वियसली वहां पे वायरस होंगे, डेफिनेट सी बात है। ओके, एंड मरीन वायरसेस, स्पेशली बैक्टीरियोफेजेस इनफेक्ट मरीन बैक्टीरिया। ओके, ये सेकंड का पार्ट है। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये गलत है। वायरसेस बहुत आसानी से बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं। इनफैक्ट अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो वहां पे बैक्टीरियोफेजिस, ये आपने टर्म पढ़ा होगा, जो कि सिर्फ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करते हैं। ओके, एंड इनको फेज थेरेपी में यूज किया जाता है, यानी कि अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जो एंटीबायोटिक्स से सही नहीं हो रही है,
तो वहां पे वायरसेस, स्पेसिफिक वायरसेस को यूज करके उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म किया जाता है। यानी कि जब भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से आपको इन्फेक्शन होती है तो वहां पे इन वायरसेस को यूज किया जाता है ताकि वो इस बैक्टीरिया को खत्म कर सके। और तीसरा है आपकी सेल ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल। सो नो वायरस कैन चेंज, जबकि ये गलत है। वायरसेस का काम ही यही है कि वो इस किसी होस्ट, मतलब जिसको भी अटैक करते हैं, इंसान को, जानवर को, बैक्टीरिया को, तो उसके जो बॉडी के सेल्स हैं उनकी इस बेसिक फंक्शन को वो हाईजैक करके अपनी खुद की कॉपीज बनाता है और खुद को वो प्रोपेगेट करता है। और स्पेशली एचआईवी और इन्फ्लुएंजा वायरस तो ऐसा करते ही हैं। ओके, तो दिस स्टेटमेंट, बट इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ही डेफिनेटिव स्टेटमेंट है तो इसको आप आराम से कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इस पे ज्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्टिवेटेड कार्बन, हाँ, एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, नॉट बिकॉज क्या पूछा गया है, बट बिकॉज किस तरह से पूछा गया है। ये सिर्फ आपका जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा सी सेट भी डाल दिया इन्होंने। ओके, सो एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रिमीडिएट कंटेमिनेट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। यानी कि इससे आपके एफ्लुएंट स्ट्रीम्स होती है, जो किसी भी इंडस्ट्री से पॉल्यूशन का जो पॉल्यूटेड वाटर आता है उसको कहते हैं एफ्लुएंट स्ट्रीम्स। तो उसको ट्रीट करने के लिए एक इफेक्टिव टूल है। दूसरी स्टेटमेंट है एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया एंड अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एड्सॉर्बिंग हैवी मेटल्स। यानी कि इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है और इसका स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है कि ये हैवी मेटल्स को एड्सॉर्ब कर सके। एड्सॉर्ब क्या होता है मैं बताऊंगा आगे। ओके, और तीसरा है एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट्स विद हाई कार्बन कंटेंट। तीन स्टेटमेंट्स हैं, बट आपसे ये नहीं पूछा कि इन तीनों में से सही कौन सी है, गलत कौन सी है। आपसे क्या पूछा गया है वो देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। इन ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं इनके बारे में क्या सही है। Both statement 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. Okay. Both statement 2 and 3 are correct, but only one of them explains statement 1. CSAT type question बना रखा है। Only one of the statements uh, 2 and 3 is correct and that explains statement 1. Neither statement 2 nor statement 3 is correct. इस तरह से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि पहले एक्टिवेटेड कार्बन होता क्या है, बनता कैसे। एक्टिवेटेड कार्बन को हम एक्टिवेटेड चारकोल भी कहते हैं और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि हाईली पोरस होता है। ओके, ये इसकी जूम इन पिक्चर है, ये दूर से अगर इसमें हम जूम इन करेंगे तो इसमें इस तरह से गड्ढे गड्ढे होते हैं, और ज्यादा जूम इन करेंगे तो इसको पूरा सरफेस ही इस तरह से हॉलो सरफेस होता है। ओके, तो इससे इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसको हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। फिर आगे चलते हैं। ओके, सो डिटॉक्सिफिकेशन सॉरी, activated carbon that has been processed to have tiny pores, मतलब उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसके अंदर टाइनी पोर्स हों जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाए और वो इम्प्योरिटीज को गैसेस और लिक्विड्स में से ट्रैप कर सके। ये बनता कैसे है। तो हमारा एनवायरमेंटल वेस्ट होता है, जैसे कोकोनट के शेल्स हो गए, वुड होगी, कोयला हो गया, सॉडस्ट होगी और पीट हो गया। इन सबको एक मेथड से गुजारा जाता है जिससे कि ये बनता है। वो मेथड क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। एक तो फिजिकल एक्टिवेशन, जिसमें कि हाँ, इस रॉ मटेरियल को 400 से 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, जलाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको कि हम इनर्ट एटमॉस्फेयर कहते हैं, या नाइट्रोजन में। इससे क्या होगा कि इसके अंदर का वाटर, वोलेटाइल कंपाउंड्स, ये सब निकल जाते हैं और सिर्फ चार यानी कि कार्बन रिच रेजिड्यू ब्लैक कलर का जो होता है वो बचता है। ये बनाने के बाद इसको एक्टिवेट किया जाता है सेकंड स्टेप में। इस चार को 800 से 1100 डिग्री तक गर्म किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे इस चार के अंदर माइक्रोपोर्स बन जाते हैं जिससे कि इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, और दूसरा प्रोसेस होता है एक्टिवेटेड कार्बन बनाने का, केमिकल एक्टिवेशन। इसमें दो स्टेप्स नहीं होते, एक ही स्टेप होता है।
तो रॉ मटेरियल जो होता है ना, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, कोकोनट शेल, वुड वगैरह, इस रॉ मटेरियल को केमिकल एजेंट्स में सोक किया जाता है, डुबाया जाता है, जो कि फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, जिंक क्लोराइड, इस तरह से। और फिर इस मिक्सचर को 450 से 900 डिग्री तक गर्म किया जाता है इनर्ट एनवायरनमेंट में। इनर्ट एनवायरनमेंट यानी कि ऑक्सीजन ना हो जिसमें, ऐसे एनवायरनमेंट में। ओके। और केमिकल्स क्या करते हैं, इस मटेरियल को डिहाइड्रेट करते हैं, अगेन एक्टिवेटेड कार्बन बनाते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, 300 मीटर, छोड़ो ज्यादा उसमें जाने की। इसमें अलग अलग तरीके के पोर होते हैं, छोटे, मीडियम और बड़े। और ये गैसेस को एड्सॉर्ब कर, ओ सॉरी, टॉक्सिन्स को एड्सॉर्ब कर सकता है। ओके। अब एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एक्टिवेटेड कार्बन एड्सॉर्प्शन के थ्रू वर्क करता है, एब्सॉर्प्शन के थ्रू नहीं। इन दोनों चीजों में क्या फर्क होता है, एड्सॉर्प्शन जो होती है ना, एड्सॉर्प्शन, उसमें आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो इसके सरफेस पे चिपक जाते हैं। ओके। और एब्जॉर्प्शन में वो उसके अंदर ट्रैप होते हैं। तो इसलिए जब इसका सरफेस एरिया इस तरह पोर्स बना बना के बढ़ा दिया जाता है, तो ये जो टॉक्सिन गैस इसके अंदर से निकलेगी, प्योर गैस बाहर निकल जाएगी और टॉक्सिन्स यहाँ पे चिपके रह जाएंगे। या कोई भी गंदा लिक्विड जो है वो इसके अंदर से निकलेगा, टॉक्सिन्स इसमें अंदर यहाँ पे चिपके रह जाएंगे और वो बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज एड्सॉर्प्शन। नाउ हाउ इट वर्क्स, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, मेडिकल यूज होंगे कि पॉइजनिंग, ड्रग ओवरडोजेस, इनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। वाटर में क्लोरीन वगैरह को निकालने के लिए, बदबू निकालने के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। एयर प्यूरिफिकेशन, गोल्ड एक्सट्रैक्शन, फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, इन सब जगह पे इसको यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं अलग अलग स्टेटमेंट्स को। So, activated carbon is a good tool to remove pollutants from effluent streams and to clean industrial contaminants. राइट, हमने ऊपर देखा है कि इसका ये यूज होता है पोल्यूशन या पोल्यूटेड एलिमेंट्स को निकालने के लिए। दूसरा, इट हैज अ लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हैवी मेटल। दिस इज ऑल्सो राइट, हमने ऊपर देख लिया, ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं। और तीसरा, इट कैन बी मेड इजीली फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट। तो ये भी ठीक है, स्टेटमेंट तो ये करेक्ट है, बट हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि, स्टेटमेंट्स पे यहां जाते हैं, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। हाँ, तो अब इन स्टेटमेंट्स को अगर देखें तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा आंसर होगी। ओके। क्योंकि both statement 2 and statement 3 are correct. Actually all the statements are correct, but both statement 2 and 3 are correct, but only one of them explains statement 1, यानी कि हमारी जो statement 2 है, ओके, ये जो स्टेटमेंट 2 है, ये ही स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रही है कि ये पोल्यूटेंट्स को रिमूव करता है क्योंकि इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है और इसकी एड्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है, ना कि ये किस तरह बनाया जाता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बहुत ही। ओके। अब इसमें कैसे गैस किया जाएगा, किस तरह से होगा, अगर आपको प्रोसेस पता है, अगर आपको पता है एक्टिवेटेड कार्बन क्या काम करता है, कैसे करता है, तो आप इसको इजीली कर लोगे। तुक्केबाजी की आ, खैर इसमें है, तुक्केबाजी का इसमें स्कोप है। क्वेश्चन में मैं बताता हूँ कैसे। आ, अगर आप पढ़ोगे एक्टिव गुड अट्रैक्ट टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम, तो यहाँ पे ये पहली चीज आ गई, रिमूव पॉल्यूटेंट्स। ओके। और दूसरा है लार्ज सरफेस एरिया एंड अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एड्सॉर्बिंग हैवी मेटल्स। अब ये दो चीजें हैं। अगर आपका थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्पर है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता, तो आप एक गैस वर्क से इसको कर सकते हो, ट्रस्ट मी कर सकते हो। अगर आपको प्रोसेस पता है, अगर आपने कैटालिटिक कन्वर्टर्स पढ़े हैं कैसे काम करते हैं, अगर आपको एड्सॉर्प्शन पता है, तो आप इसको गैस कर सकते हो आराम से। ओके। बट ये उनके लिए है जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रिपरेशन की है, जिन्हें कॉन्सेप्ट्स पता है। इसके नहीं पता तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पता है, तो वो स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं आराम से। ओके। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन 81 है जो कि साइंस एंड टेक का है। इट्स इज रिगार्डिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और रेयर अर्थ बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, ट्रस्ट मी। ओके, कभी चाइना के, कभी यूएस के, बल्कि अभी पीछे तो जब बाइडन ने कुछ तमाशा किया था, कहा था कि हम अपना, बाइडन क्यों, अभी ट्रंप ने भी तमाशा किया हुआ था, बोला कि ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा बिकॉज ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, सो एलिमेंट्स, सो रेयर अर्थ्स रहते हैं।
बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही स्पेसिफिक पूछा गया है। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। ओके, एंड सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। अब अगर आपको इंग्लिश में फॉस्फोरेसेंट नहीं पता, तो जो हिंदी में ट्रांसलेशन लिखी हुई थी वहां से पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये एक तरह से लाइट पैदा करने वाली प्रॉपर्टी होती है। दूसरा जो आपको वर्ड ध्यान देना है यहाँ पे, सम पे देना है। ओके, अब ये दो चीजों से अगर आपको एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि ये स्टेटमेंट्स फैक्चुअली सही हैं या गलत है, आप इस क्वेश्चन को हाई पॉसिबिलिटी के साथ सही कर सकते हो। ओके, सो सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टीवी स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर। देखो, जब भी हम न्यूज पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, सीरियस कैंडिडेट्स, तो आपको पता होगा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जब भी नाम आता है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है, कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे सप्लाई चेन में अगर, रेयर अर्थ की सप्लाई चेन में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाते हैं। सो यहाँ से ये स्टेटमेंट हम गेस कर सकते हैं कि यस, सम ऑफ देम, यानी कि उनमें से अगर एक भी यूज होता है टेलीविजन स्क्रीन कंप्यूटर मॉनिटर्स में, तो ये सही है। अब दूसरी यहाँ पे स्टेटमेंट है फॉस्फोरेसेंट टेक प्रॉपर्टीज। तो ये अपने आप में फॉस्फोरेसेंट यानी कि लाइट प्रोड्यूसिंग। सो स्क्रीन्स, मॉनिटर्स, फॉस्फोरेसेंट, इट्स कनेक्टेड। आप गेस कर सकते हो कि हाँ, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ये हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ओके, ये हमारे पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो ये कॉलम है ना, इसमें ये सब के सब रेयर अर्थ एलिमेंट है, स्कैंडियम, यट्रियम, और इसके बाद लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स। ठीक है, ये सब हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। और इस ग्रुप में होता है 15 लैंथेनाइड्स। हम नीचे से क्यों स्टार्ट करेंगे, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। स्कैंडियम, यट्रियम, और उसके बाद 15 लैंथेनाइड्स। ये सब जो हैं हमारे, सॉरी मैंने ये रेड चारों पे ले गया, मैं चारों पे नहीं होगा, ये 3 पे होगा। ये जो है ना, ये हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। ओके, स्कैंडियम, यट्रियम और ये लैंथेनाइड्स, ये जो पूरा का पूरा है, ये सब ये हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो ये टोटल 17 होते हैं। ओके, तो दो ये और 15 ये, तो ये सब 17 होते हैं। अब इनको रेयर अर्थ क्यों कहा जाता है, ये ऐसा इसलिए नहीं कहा जाता कि ये अर्थ में बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कॉमन पाए जाते हैं। ओके, बट अर्ली साइंटिस्ट जब अर्ली साइंटिस्ट को ये मिले, तो ये रेयर मिनरल्स में मिले थे, यानी कि अनकॉमन और अनयूजुअल रॉक्स में। और जैसे कि मोनाजाइट, सैंड्स, बेस्टनाइट एक्सेट्रा। और इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, क्योंकि इनकी इकोनॉमिकली वायबल जो क्वांटिटी होती है ना, वो एक रॉक में, जैसे गोल्ड का जो ओर है उसमें अच्छे से गोल्ड मिल जाता है, आयरन वाले में अच्छे से आयरन मिल जाता है। बट इनके जो मिनरल्स हैं उसमें इनकी क्वांटिटी जो होती है वो एक्सट्रैक्ट करने में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि ये कम कम क्वांटिटी में होते हैं, अर्थ पे बहुत ज्यादा है। ओके, बट एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है, दैट्स व्हाई दे आर अर्थ। और जो अर्थ जो है वो मतलब धरती के लिए नहीं यूज किया गया। ये ओल्ड केमिस्ट्री में अर्थ को उन सब्सटेंसेस को कहते थे जिनको कि मेल्ट करना या ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता था। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। दो टाइप के, सॉरी तीन टाइप के होते हैं, लाइट रेयर अर्थ, हैवी रेयर अर्थ। और इसमें कौन कौन से होते हैं मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। ओके, इनके अलावा एक होता है स्कैंडियम, जो कि लैंथेनाइड नहीं है बट इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इनमें प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, आरईजीज सच एज नियोडाइमीनियम एंड समेरियम, इनको बहुत पावरफुल मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है ल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, एलिमेंट लाइक यूरोपियम, टेरेबियम एटसेट्रा, ये फॉस्फोरेसेंस यानी कि चमक वाली जो या लाइट प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी होती है वो एग्जिबिट करते हैं, और इनको लाइटिंग और डिस्प्ले में यूज किया जाता है। फिर तीसरे होते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, जिनको कि हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स में यूज करते हैं ऑटोमोबाइल में। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, जो हमारी कार के एग्जॉस्ट के सामने लगता है और उसमें से पोल्यूटेंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, दैट इज कैटालिटिक कन्वर्टर। ओके,
एंड उसके बाद है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये सब इनकी एप्लीकेशंस मतलब वो प्रॉपर्टीज होती हैं, और इनकी एप्लीकेशंस होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, एनर्जी सेक्टर में, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में, डिफेंस एंड एरोस्पेस में, हेल्थ केयर में। और इनके ऊपर जो जियो पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है, इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। हम ये देखते हैं कि इंडिया में ये मोनाजाइट सैंड्स में मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली तमिलनाडु, केरला एंड उड़ीसा में। और इंडिया के पास वर्ल्ड के 6% रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ्स के, बट अभी हमारे पास एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जो एजेंसीज हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर है, जो कि सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करता है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में अभी लगा हुआ है, जिससे हम इनको माइन और एक्सट्रैक्ट कर पाए। दूसरा जो हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है काबिल। ओके, ऋतिक रोशन वाली नहीं, वो है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। और ये एक किस लिए बनाया गया था, ताकि ये विदेशों में जाके रेयर अर्थ की जो सप्लाई चेन है उसको मेंटेन कर सके, और वहां के जो क्रिटिकल मिनरल एसेट्स हैं उनको अक्वायर कर सके। ओके, अब ये इसके बारे में और मैंने दिया हुआ है, बट अभी हम स्टेटमेंट्स पे आते हैं। ओके, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टीवी स्क्रीन्स। तो यस, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट्स में भी देखा कि यस यूज होते हैं, यूरोपियम और येट्रियम जो है वो यूज होते हैं, बिकॉज ये रेड एंड ग्रीन कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ में फॉस्फोरेसेंट टेक्नोलॉजी वो होती है, प्रॉपर्टीज होती है, तो इनको डिस्प्ले में यूज किया जाता है। गैस वर्क से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया है। ओके, अब इस क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेशनल रेल प्लान, इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028। दूसरा है कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ओके, इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। और तीसरा है कवच सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है नोट करेक्ट। ओके, तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना इनमें से कौन कौन सी गलत है। सो हम पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, नेशनल रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ना, ये जो साल है 2028, अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन की है, अपनी मैगजीन्स पढ़ी है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, स्टैटिक वाला क्लासेस करी हैं, तो या आप फ्यूचर एस्पिरेंट हो, अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन में आप जो भी गवर्नमेंट के टारगेट्स, एस्पिरेशंस जो भी आप पढ़ेंगे ना, उनके टारगेट ईयर्स जनरली होते हैं 2025 जो कि ऑलरेडी आ चुका है, 2030 या 2047। ये हमारे टारगेट ईयर्स होते हैं जनरली। तो यहाँ पे 2028 अपने आप में आपको ऑकवर्ड लगना चाहिए। दूसरा, अब कवच ऑटोमेटिक ट्रेन अब कोई भी इंडिया का सिस्टम है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये श्योर शॉट है, तो पहली स्टेटमेंट हमने यहाँ पे गलत, तो आंसर हमारा ये वाली स्टेटमेंट एलिमिनेट होगी। ओके, अब कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। देखो, अगर तुम गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ रहे हो, इनिशिएटिव्स पढ़ रहे हो, इसरो की चीजें पढ़ रहे हो, इंडिया की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो, तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज पे तुम्हें अलग से ध्यान देना पड़ेगा। एंड इतनी ज्यादा न्यूज में होती भी नहीं है हर साल, कुछ होती हैं, वो तुम्हें पता होनी चाहिए अगर तुम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। तो इंडिया की जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, तो कवच इज वन सच अकम्पलिशमेंट जो कि इंडिया में ही डेवलप की गई है। ओके, सो इसमें ये जो जर्मनी है, दिस इज रॉन्ग, कवच इज एन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इंडिया में। अब तीसरा है कवच सिस्टम कंसिस्ट, बट ठीक है, ये फैक्चुअल है, हो सकता है तुम्हें ना पता हो। कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। अब इसको ट्रेनों की टक्कर होने से रोकने के लिए बनाया गया है, RFID टैग्स का यूज किया गया। बट ट्रेन्स की जो कोलिजन है वो सिर्फ स्टेशंस पे थोड़े ना होती है, वो तो कहीं भी हो सकती है ना। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन सेंस लगेगी, ये पढ़ने से नहीं आएगा, ये वाला ज्ञान पढ़ने से नहीं आएगा, ये वाला ज्ञान ठोकर खाने से आएगा। यानी कि क्वेश्चंस अगर तुमने टेस्ट सीरीज में हर जगह पे ढंग से किए हैं, एक साल में प्रीलिम्स देने से पहले अगर तुमने 10-20 हजार MCQs किए हैं, तो वो ठोकरे खा के तुम्हें ये ज्ञान आएगा कि इस तरह से जो चीजें होती हैं उलझाने के लिए दी होती हैं, एक काउंटर इंट्यूटिव चीज होती है। तो इसको तुम
एलिमिनेट कर सकते हो। तो अब आंसर क्या होगा, या तो 1 2 एंड 3 या 1 एंड 3, इन दो में से होगा। ओके, तो अब कवच, अब यहाँ पे इसको अगर तुम्हें नहीं पता कि ये जर्मनी के साथ मिलके बना है या नहीं बना, निकल जाता है कई बार दिमाग से, तो भी तुम 25% एक्यूरेसी से उठा के इसको 50% पे ले आए हो। तुम्हें दो में से एक चूज करना है, एंड आगे तुम्हारी किस्मत है। इसका कोई एग्जाम की स्ट्रेस को लेके बता रहा हूँ। खाली बैठ के तो तुम कर सकते हो कि हाँ जर्मनी ऐसे वैसे, बट एग्जाम की स्ट्रेस में ये स्टेटमेंट तुम्हें सही लगेगी, तो तुम्हारी 50% ही प्रोबेबिलिटी होगी इस क्वेश्चन को सही करने की, एंड 50% पे रिस्क लिया जा सकता है, आई विल से, ठीक है, कि इनमें से एक मार्क तुम कर सकते। ओके, चार में से एक पे तुक्का लगाना इज 25% प्रोबेबिलिटी, बट यहाँ पे तुम कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। अब नेशनल रेल प्लान क्या है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान है इंडियन रेलवेज का, जिसमें कि इंडियन रेलवेज को फ्यूचर रेडी बनाना है 2030 तक, ना कि 2028 तक। इसकी क्या क्या फीचर्स हैं ये तुम अपना डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना। अब कवच पे आते हैं। कवच का हिंदी में मतलब होता है आर्मर, और ये एक इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इंडिजिनस। और रही यहाँ पे मतलब गैस वर्क भी ना हो, तो अगर तुम पढ़ रहे हो तो नेशनल रेल प्लान विजन जहां भी होगा ना, उसके साथ ही 2030 लिखा होगा। और ये मैं पीआईबी का स्क्रीनशॉट लगाया है यहाँ पे, इसका नाम ही नेशनल रेल रेल प्लान विजन 2030 है। ओके, दूसरा, कवच इंडिजिनस है। पढ़ोगे तो पहली ही लाइन हर जगह पे यही लिखी मिलेगी तुम्हें कि इट इज इंडिजिनस। इसका काम है प्रिवेंटिंग कोलिजन्स एंड इंश्योरिंग ट्रेन ऑपरेशन विद इन परमिटेड पैरामीटर्स। तो कोलिजन्स को प्रिवेंट करना है, तो दैट मींस सिर्फ स्टेशन एरिया में तुम्हारे आरएफआईडी टैग्स नहीं लगे होंगे। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कह रहा हूं, रट्टा कुछ हद तक जरूरी है, बट सारा रट्टा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में गुगली आएंगी भाई, और वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग तभी लग पाएगा जब तुमने एग्जाम से पहले 10 15 20 हजार क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, और उन पे फीडबैक लिया होगा या उनको एनालाइज किया होगा कि मेरी गलती क्यों हुई। तुम एक्सेल शीट बना के चल रहे हो कि इतने क्वेश्चन मेरे तुक्का लगाने से गलत हुए, इतने क्वेश्चन मेरे मुझे पता ही नहीं था, इतने क्वेश्चन मेरे ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हुए, इतने क्वेश्चंस मेरे इसलिए गलत हुए क्योंकि ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रही थी बट ये एक्चुअल में गलत थी, तो ये मुझे सही क्यों लग रही थी। ओके, तो ये सब चीजें तुम्हें एनालाइज करनी है खुद के बारे में प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इट्स नॉट अ जोक, ये बहुत मतलब घुमा के तुम्हें क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ये कवच के बारे में डिटेल्स हैं, अगर आपको पढ़नी है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे चैनल से, नो प्रॉब्लम। ओके, ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन। अब इसको, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है बट मैं इसको इजी क्वेश्चन बोलूंगा और मैं बताता हूं क्यों। अब इन स्पेस मिशंस को कंसिडर करो, एक्सियम 4, स्पेस स्पेडएक्स एंड गगनयान। ओके, अब हाउ मेनी ऑफ these स्पेस मिशंस गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। अब आपको ये दो कीवर्ड पे ध्यान देना है, एनकरेज एंड सपोर्ट। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि इसमें होती ही होती है, पूछा गया एनकरेज एंड सपोर्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा जेनरिक टर्म्स हैं, और ये तीनों स्पेस मिशंस हैं। देखते हैं अब हम आगे। अब ओके, तो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च क्या होती है? तो माइक सबसे पहले तो समझते हैं माइक्रोग्रेविटी क्या होती है। तो स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटी कमजोर होती है, जहाँ पे जाके फ्लोट करते हैं, आपने देखे होंगे ना वीडियोस के पानी का बबल बन रहा है, पेन उड़ रहा है इस तरह से, तो वो माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस होती हैं। ओके, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस एनवायरनमेंट को यूज करते हैं ये स्टडी करने के लिए कि जो चीजें अर्थ पे ग्रेविटी की प्रेजेंस में एक सर्टेन वे में बिहेव करती हैं, वो यहाँ पे माइक्रोग्रेविटी में कैसे बिहेव करेंगी, सेल्स कैसे ग्रो करेंगे, मटेरियल्स कैसे, इलास्टिक कैसे बिहेव करेगा, प्लास्टिक कैसे बिहेव करेगा, फ्लूइड्स कैसे चलेंगे। जैसे धरती पे तो पानी ऐसे ऐसे करके चलता है बट वहां पे बबल बन जाता है, तो ये सब चीजें माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में आती है। ओके, अब ये जो मिशंस हैं, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, एक्सियम 4 वगैरह, जो कि पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंस्टीट्यूट अगर अपनी
मैगजीन निकालता है करंट अफेयर्स की, तो उसमें ये सब मेंशन होते हैं। और अगर तुमने वो नहीं पढ़ी है, मतलब तुम ढंग से प्रिपेयर नहीं करके गए हो, तो वहां पे गलती तुम्हारी है, वहां पे यूपीएससी की गलती नहीं है। तो ये पता होने चाहिए तुम्हें। मंथली मैगजीन हो, एनुअल कंपाइलेशन हो, कुछ भी हो, तुमने करंट अफेयर के वीडियोस देखे हैं, सब जगह पे ये मिशन साइंस एंड टेक में कवर होते हैं, अगर कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग ढंग का रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट है जहां से तुम पढ़ते हो। और अगर उन्होंने नहीं करवाया, देन इट्स टाइम टू चेंज योर इंस्टीट्यूट। ओके। सो एक्सियम 4 एक मिशन है जिसकी कि ये स्टेटमेंट है, और यहाँ पे सीधा लिखा है माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, बट तुम जा जाके हर किसी की डिटेल्स नहीं पढ़ोगे। इसका मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होगा, गेस वर्क कैसे होगा, या किस तरह से तुम इसको कर सकते हो। तुम्हें बस ये बताना चाहिए, एक्सियोम मिशन जो है इट इज रिलेटेड टू एक क्रू मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, जो कि तुम्हारी मैगजीन में लिखा होगा, जनरली 3 लाइन में भी अगर लिखा होगा तो ये आईएसएस से रिलेटेड है। दूसरा स्पेड एक्स हमारा जो है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ओके। तो ये इसरो का एक मिशन है जिसमें कि हमें डॉकिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है। डॉकिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो इंटरस्टेलर में देखा था ना, वो अपना बड़ा वाला अंतरिक्ष यान तो छोड़ाते हैं और छोटे में बैठ के वो प्लेनेट पे उतरते हैं, फिर उसको जब वापस लेके जाते हैं तो उससे जोड़ना होता है, दैट इज कॉल्ड डॉकिंग। एक एक स्पेस क्राफ्ट को दूसरे स्पेस क्राफ्ट से जोड़ने को हम डॉकिंग बोलते हैं। ओके। सो वन स्पेस क्राफ्ट कनेक्ट्स टू अनदर। सो इसका मेन गोल तो टेक डेमोन्स्ट्रेशन का है फॉर ऑटोमेटेड डॉकिंग, बट और ये प्राइमरीली माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में भी नहीं है, बट इट मे स्टिल सपोर्ट स्मॉल साइंटिफिक पेलोड्स इन माइक्रोग्रेविटी। अगर ऊपर कुछ भी जाएगा ना, ओके, तो इट विल बी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। ये तुम्हारा एक एजुकेटेड गेस हो सकता है कि अगर धरती से अंतरिक्ष में कुछ भी फेंक रहे हैं, तो उसमें माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट रिसर्च किसी ना किसी लेवल पे इन्वॉल्व होगी ही होगी। ओके। मैं सैटेलाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, बट उसके अलावा कोई भी अगर आपका मिशन जाता है, सिमिलरली गगनयान, गगनयान हमारा फर्स्ट क्रूड स्पेस मिशन है जिसमें कि लोग जाएंगे वहां पे। अब अगर हम लोगों को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उनको पत्ते खेलने के लिए तो नहीं भेज रहे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो करेंगे ही। और अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देन दोज आर माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च। ओके। सो इसका गैस वर्क है कि आप किस तरह गैस कर सकते हो। जनरली इफ ह्यूमंस आर गोइंग टू स्पेस, ओके, सैटेलाइट को छोड़ के आप माइक्रोग्रेविटी, मतलब स्पेस में हम कुछ भी फेंक रहे हैं ना यार, तो वो माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड होगा। तो ये गैस वर्क करके आप इसको सही कर सकते थे कि दिस वुड बी द आंसर। मेरे टेलीग्राम चैनल का मैं आपको लिंक इसमें पोस्ट कर दूंगा, आप उसको प्लीज वहां पे ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं और आप पढ़ना चाहते हैं। ओके। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड thank you for watching. You are watching the Underdogs Acharya. I am Ravanupsingh.